डोमेस्टिक वायलेंस का राइट सिर्फ फीमेल्स को ही मिला है? हाँ जी। अच्छा, अभी तक मेल्स को कुछ नहीं है? नहीं, एक्ट का नाम ही है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सारी प्रक्रियाएं इसलिए बनाई गई है कि भले ही देर हो पर किसी निर्दोष को कभी सजा ना हो। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, बाद 2005 में एक्ट बना। क्यों बना? क्योंकि 50-60 साल में जो चीज़ देखी गई और उससे पहले से जो ट्रेंड्स देखे आ रहे थे उसके हिसाब से एक्ट बना। अब अगर औरतों का मिसयूज करने का ये ट्रेंड चलता रहेगा तो एक्ट में संशोधन भी आ जाएगा। ये जो ज़्यादातर जो हमारे डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं उनके पीछे आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण हैं। प्राथमिकता हम देने लग गए हैं अपनी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। जो पहले होती थी, हमारे एक जॉइंट फैमिली होती थी। आज की डेट में आप ज़्यादातर देखेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज। एक बड़े बुजुर्गों का हमेशा एक वैवाहिक जीवन में एक दखल रहता था। जब वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वो एक मीडिएशन या मध्यस्थता करने का एक रोल अदा करते थे। जब फ़ोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे, तो इंसान साथ में रोज़ शाम को बैठ के चाय पीता था। तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज से आज भी इंडिया में बहुत कम केसेस फाइल होते हैं। क्योंकि पहले लोगों में सहन शक्ति और सहिष्णुता ज़्यादा थी। डाइवोर्स केसेस में सबसे ज़्यादा बुरा जो होता है वो होता है अगर आपके पहले से बच्चे हैं तो उनके साथ। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में आज भी जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उसके पिताजी ने उसको अपनी माँ के खिलाफ इतना भड़का दिया कि एक दिन उसने अपनी माँ को ही मतलब मार दिया। रिश्ते तोड़ने से की जगह रिश्ते बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कानून का सही उपयोग होगा तभी एक समाज सही से चल पाएगा। तो हमारे कानून में उसकी व्यवस्था नहीं है। बहुत लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं मेल्स को, और ज़्यादातर राइट्स जितने भी हैं अधिकार वो सारे फीमेल्स को दिए गए हैं। हिसाब से तो हर भारतीय को अपने जो मुख्य अधिकार हैं और जो हमारे जो मेन कानून हैं वो सबको पता होने चाहिए। कम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। पर क्योंकि हमारी जुडिशरी इतनी ओवरबर्डन्ड है, जजेस की कमी है, एक जज के ऊपर इतना बर्डन है कि वो चाह के भी नहीं उनको सुन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे इंडिया में बढ़ते हुए डिवोर्स केसेस की, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट उपलब्धि मोहन गुप्ता। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी मैम हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका, और तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। धन्यवाद मैडम, आपका भी धन्यवाद मैं देना चाहूँगी इस रिगार्डिंग में, और जेनटेक मीडिया सॉल्यूशन का भी, जिसने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे ये सुनहरा अवसर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि इंडिया में डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या इसके रीजंस हो सकते हैं? मैम देखिए, डिवोर्स केस बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जैसा मुझे समझ आता है, ये जो ज़्यादातर जो हमारे डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं उनके पीछे आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण हैं। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, हमेशा से हमारे शास्त्रों में भी बोला जाता है कि एक जो मैरिज होती है उसको एक सैक्रामेंटल और सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था कि ये आजीवन एक एग्रीमेंट है। आप इसको ये बोल दीजिए, शास्त्र में बोला गया है 7 जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। परंतु आज की डेट में इस मान्यता से हम लोग थोड़े हट गए हैं और प्राथमिकता हम देने लग गए हैं अपनी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ आजकल लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और उनको प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा औरतों में और सारी जितनी भी महिलाएं हैं उनमें आर्थिक स्वतंत्रता काफ़ी हम बढ़ गई है। पुरुषों में आत्मसम्मान की जो पहले से एक वो थी कि हमारा आत्मसम्मान होना चाहिए, वो आज भी वैसा ही चला आ रहा है। परंतु जब दोनों दाम्पत्य एक वैवाहिक एग्रीमेंट में है, एक वैवाहिक
समझौते में है या एक वैवाहिक विवाह में है, जो भी आप उसको बोलना चाहें, जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहें, बहुत सारी टर्म्स यूज़ करी जा सकती हैं, तो दोनों के दायित्व उसमें बराबर होते हैं। ये आज की डेट में ऐसा माना जाने लग गया है। पहले क्योंकि ये माना जाता था कि जो महिला होगी वो घरेलू काम देखेगी, परिवार को देखेगी, बच्चों का लालन पोषण, घर के सारे काम, और पुरुष जो होगा वो जो भी आर्थिक कहाँ से घर की व्यवस्था होगी, पैसा कहाँ से आएगा, या जो भी रोजगार करेगा वो पुरुष करेगा। तो एक तरह से हमारी एक पेट्रियार्कल पुरुष प्रधान समाज हमारा हमेशा से रहा है। पर अब महिलाएं भी स्वतंत्र हो रही हैं, वो भी बराबर पुरुष से कदम मिला के चल रही हैं, कदम से कदम मिला के काम कर रही हैं, उतना ही पैसा भी कमा रही हैं। तो अब जो एक वैवाहिक जीवन हो गया है उसका पैटर्न ऐसा हो गया है कि दोनों को सामंजस्य बना के कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पहले होती थी, हमारे एक जॉइंट फैमिली होती थी। आज की डेट में आप ज़्यादातर देखेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं। जॉइंट फैमिली में लोग रहना नहीं चाहते, या जो भी लोगों का रोजगार का स्वभाव ऐसा हो गया, पहले आपको लोकल रोजगार मिल जाता था, आप कोई कहीं काम कर रहा है, किसी को मुंबई जाना पड़ रहा है, किसी को बैंगलोर जाना पड़ रहा है, तो किसी को विदेश जाना पड़ रहा है। तो उस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो पहले जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तो उसमें एक बड़े बुजुर्गों का हमेशा एक वैवाहिक जीवन में एक दखल रहता था कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वो एक मीडिएशन या मध्यस्थता करने का एक रोल अदा करते थे। वो चीज़ आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो है डिसीजन, चाहे शादी करने का डिसीजन हो, चाहे शादी से अलग होने का डिसीजन हो, वो दोनों एक हस्बैंड और वाइफ तक सीमित रह गया है, और उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारी सोशल मीडिया, वर्क कल्चर ऐसा हो गया है, वर्क का इतना प्रेशर हो गया है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो उस वजह से हम अपने रिलेशंस को भी कम टाइम दे पा रहे हैं, चाहे वो हमारे वैवाहिक संबंध हो चाहे और पारिवारिक संबंध हो। समय की बहुत लिमिटेशन हो गई है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं सारे संबंधों में, मैं ये नहीं कहूँगी खाली वैवाहिक, पर हमारे और पारिवारिक संबंधों भी सब में दूरी और डिस्टेंसेस आने शुरू हो गए हैं। मैम, एक स्टेटिंग फैक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डिवोर्स की जो मेन रीज़न है उसमें इन लॉज को माना जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत सारी जगहों पे इन लॉज होते हैं कारण, उसको मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि आज की डेट में जो भी एक कपल है वो चाहता है कि हमको अपने कोई भी निर्णय लेना हो, कुछ करना हो, डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए हमको एक स्वतंत्रता हो, किसी से पूछना ना पड़े। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग भी आजकल ऐसी होने लग गई है कि हर कोई अपने आप को एक इंडिपेंडेंट समझना चाहता है और किसी और के अंडर नहीं रहना चाहता है, चाहे वो अपने इन लॉज ही क्यों ना हो। परंतु ये कहना कि सिर्फ इन लॉज ही इसके लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कुछ केसेस में इन लॉज की वजह से ये सब होती है, क्योंकि इन लॉज का बहुत बार दखल रहता है एक वैवाहिक जीवन में। स्पेशली अगर आप एक स्त्री हो तो आपको ज़्यादा वो रहता है कि इतने बजे उठ जाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा खाना बनाओ, मेरे बेटे को ऐसा मत बोलो, मेरे बेटे के साथ ऐसा करो। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ट्रेडिशन वही है कि जो एक स्त्री है वो अपने पति के घर में जाके रहेगी। जहाँ पे जो लोग इंडिपेंडेंटली अपने अपने घरों में रह रहे हैं, पति पत्नी अलग, वहाँ पे इतने डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बट जब वो इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो ये डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि आज की डेट में स्त्रियां भी उतनी स्वतंत्र हैं जितने पुरुष हैं। उनके लिए भी जब वो पूरा कमा रही हैं और पूरा घर में उतना ही पैसा ला रही हैं, बहुत सारे केसेस में अपने पति से ज़्यादा पैसा ला रही हैं, कमा रही हैं, तो उनके लिए ये सब सुनना बहुत बार, दिन भर काम करने के बाद ये सब सुनना बहुत बार उनके टॉलरेशन से ज़्यादा हो जाता है। परंतु ये कहना कि सिर्फ इन लॉज जिम्मेदार हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप आपसी सामंजस्य बनाकर बिल्कुल सही से चल सकते हैं। और जो मेन दिक्कत आज भी है वो है कि अगर आप में कम्युनिकेशन गैप है या आपके आपसी जो वैवाहिक जीवन में जो भी आपके संबंध हैं या आप जैसे भी रहते हैं, आपके जो पर्सनल रिलेशन हैं उसमें कहीं आपका
कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। मेन कारण यही है। इन लॉज मेरे हिसाब से इतना कारण नहीं है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं, पर अगर आप अच्छे से बात करें, संवाद करें, तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। मैम, सोशल मीडिया या ऑनलाइन डेटिंग एप्स जो होती हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये रिलेशनशिप इश्यूज का कारण है? देखिए मैम, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें खोली भी हैं। सोशल मीडिया ने हम की वजह से हमारे पास बहुत सारी अवेयरनेस आती है, बहुत सारे लोगों से हम जुड़ पाते हैं जिनसे हम वैसे नहीं जुड़ सकते। हमारे फ्रेंड्स जैसे बहुत सारे कॉलेज में, स्कूल में होते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, उनसे हम जुड़े रह सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया का एक अच्छा पहलू है। पर ये जो सोशल मीडिया का एक दूसरा पहलू भी है, देखिए आप, अक्सर हमारे पास कंप्लेंट आती है कि मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, वो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मुझसे इतनी बात नहीं करते जितना दिन भर अपने फ़ोन के साथ समय गुजारते हैं, उतना मेरे साथ समय नहीं गुजारते। ऑनलाइन भी रहते हैं, दिख जाते हैं ऑनलाइन है सोशल मीडिया पे, अगर मैं मैसेज कर रही हूँ तो मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, पर ऑनलाइन दिख जाते हैं। तो सोशल मीडिया से इस कारण से दूरी आ रही है। और ये जो डेटिंग एप्स हैं, इससे जो है हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ गए हैं। ऑप्शंस बढ़ गए हैं, फ़ोन में आजकल सबके पासवर्ड आ गए हैं। तो इन सब से ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटीज, ये सब चीज़ें, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब फ़ोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे, तो इंसान साथ में रोज़ शाम को बैठ के चाय पीता था, बिस्कुट खाता था और बात करते थे। उससे बहुत सारी चीज़ें जो दिन भर में हमारे मन में आती थी, उन पे हम लोग आपस में बैठ के विचार कर पाते थे और संवाद कर पाते थे, और उससे बहुत सारी चीज़ों का ऐसे ही हल हो जाता था। हम एक दूसरे की लाइफ के पार्ट रहते थे कि आज मैंने ये महसूस किया, आज मेरे साथ ऑफिस में ये दिक्कत आई। तो सोशल मीडिया से ये जो हमारा कम्युनिकेशन था, वो काफ़ी कपल्स में कम हो गया है। इस वजह से सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। अगर आपके पास, आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वो खुशी वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं। तो इस वजह से जो आपके रिलेशन हैं उनमें गैप्स आ रहे हैं, और जो चीज़ आप एक संवाद करके अच्छे से आप उसको सही कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। मैम, इंडिया में लगभग रोज कितने डिवोर्स केसेस फाइल हो जाते हैं और इसके कारण क्या है? मैम देखिए, इसका कोई आंकड़ा तो ऐसा है नहीं कि कितने केस फाइल होते हैं, पर मैं अभी भी बताऊं आपको, तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से देखें, तो वेस्टर्न कंट्रीज से आज भी इंडिया में बहुत कम केसेस फाइल होते हैं उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में। पर ख़ास तौर से शहरी इलाकों में इंडिया में डाइवोर्स केसेस का फाइल होना बहुत बढ़ गया है। हर दिन काफ़ी केसेस फाइल हो रहे हैं। मेन इनके जो कारण हैं वो ज़्यादातर, पहले तो क्रूअल्टी, प्रताड़ना, जो कि मानसिक शारीरिक दोनों रूप में हो सकती है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन गैप, अडल्ट्री या इनफिडेलिटी, और मतलब ऐसे जितने भी जो भी कारण होते हैं जिनसे एक दाम्पत्य के जीवन में कहीं भी टकराव होता है, ये सारे बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले लोगों में सहन शक्ति और सहिष्णुता ज़्यादा थी, अब किसी के पास इतना समय ही नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि लोग चाहते हैं कि क्वालिटी लाइफ रहे, तो क्वालिटी लाइफ का क्या मायने है कि मुझे स्ट्रेस ना हो। हम काम में तो इतना स्ट्रेस महसूस ही कर रहे हैं, घर आके भी मुझे स्ट्रेस ही महसूस करना पड़े, तो ऐसे घरेलू वातावरण का भी क्या फ़ायदा। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता सब में बढ़ गई है। तो मुख्य कारण यही है मैम। क्या वेस्टर्न कल्चर भी रीज़न हो सकता है डिवोर्स केसेस का? मैम देखिए, वेस्टर्न कल्चर मैं तो नहीं बोलूँगी रीज़न हो सकता है पूरी तरह से, क्योंकि आपकी सोच समझ तो आप ही की है, आपके संस्कार आप ही के हैं, आपकी संस्कृति आप ही की है, और हमारी भारतीय संस्कृति वेस्टर्न संस्कृति से बहुत अलग है। वेस्टर्न संस्कृति ने हमको अच्छी चीज़ें भी दी है, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न संस्कृति ने हमको बहुत जागरूकता मिली है उससे,
हमारे अधिकारों के बारे में हमको पता चला है, महिलाओं के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं और कैसे वो स्वतंत्र हो सकती है, ये सब हमको पाश्चात्य संस्कृति से ही पता चला है। पर उसका एक पहलू ये भी है कि वेस्टर्न कल्चर ने एक हमारे दिमाग में एक यूटोपिया क्रिएट कर दिया है, फेरी टेल टाइप का, कि शादी ऐसी होती है, प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, या एक फेरी टेल होती है जिसमें सब अच्छा ही होता है। पर कोई भी वैवाहिक जीवन ऐसा नहीं होता है जिसमें अपने उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। वेस्टर्न कल्चर से हम क्या देखते हैं कि भाई जब तक आपकी फेरी टेल है तब तक आप साथ रहिए, जिस दिन फेरी टेल खराब हो गई आप छोड़ दीजिए, दूसरी फेरी टेल बना लीजिए। तो उसका कहीं ना कहीं हम अनुकरण कर रहे हैं भारत में भी। परंतु ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। हमारी अपनी सूझबूझ है, हमारा अपनी संस्कृति है जिसका हम पालन कर सकते हैं, और हमारी संस्कृति में सहनशीलता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। मैम, डिवोर्स के जैसे केसेस आते होंगे ना, कई बार लड़की चाहती है लेकिन लड़का नहीं चाहता है, या लड़का चाहेगा लड़की नहीं चाहेगा, या दोनों म्यूचुअल उससे जाना चाहेंगे, तो मतलब किस प्रकार के केसेस ज़्यादा आते हैं? हम देखिए हर प्रकार के केसेस होते हैं, परंतु आजकल ज़्यादातर जो देखा जा रहा है उसमें महिलाएं ज़्यादा केस फाइल कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल डिवोर्स के केसेस नहीं होते हैं, महिलाएं ज़्यादा केसेस फाइल कर रही हैं। और मुझे लगता है उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारे यहाँ कानून जो हैं ज़्यादातर महिलाओं के पक्ष में है, पुरुष के पक्ष में कम है। अब ये कहना कि कानून ही गलत है ये भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कानून बनाए गए हैं किसी वजह से। अगर हम देखें कानून तो अभी बने पिछले 100 साल में, पर अगर पुरुषों की प्रधानता हम देखें वो तो हजारों सालों से चली आ रही है। महिलाओं को कभी अपने अधिकार नहीं मिले हैं। ये तो जब वेस्ट में मूवमेंट आया रेनेसां का, और ये सब जब फेमिनिज्म का मूवमेंट आया, उसके भी काफ़ी सालों बाद हमारे देश में ये जागरूकता आई, तो महिलाओं को अधिकार उसके बाद दिए गए। नहीं तो महिलाओं के अधिकारों की तो बात करी ही नहीं जाती थी हमारे देश में। ऐसा नहीं है, एक बैलेंस है। महिलाएं हालांकि बहुत उसका दुरुपयोग भी कर रही हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं। आज की डेट में उन कानूनों का उपयोग से कम दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली शहरी इलाकों में। परंतु कानून है, जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा तो हमारी न्याय प्रणाली कानून के हिसाब से ही चलेगी। आपकी प्रैक्टिस में कोई ऐसा केस आप बताना चाहेंगी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? देखिए ऐसे केस तो बहुत सारे आते रहते हैं, बट जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि डाइवोर्स केसेस में सबसे ज़्यादा बुरा जो होता है वो होता है अगर आपके पहले से बच्चे हैं तो उनके साथ। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बच्चों को गवाह बनाने की कोशिश करी जाती है। उसमें क्या होता है, अगर आपका बच्चा छोटा है तो अगर बेटी है तो ज़्यादातर माँ के ही पास होती है, कि पिताजी को कस्टडी दी नहीं जाती हमारे कानूनों के हिसाब से। और जो कि बहुत सारे हम देखें समाज में जो विकृतियाँ हो रही हैं उसके हिसाब से सही भी है कि पिताजी को सोल बेटी की कस्टडी नहीं दी जाती। परंतु ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जिसके भी पास कस्टडी है या जिसके भी साथ बच्चा रह रहा है वो क्या करता है पार्टनर, की बच्चे को दूसरे पार्टनर के खिलाफ गवाही देने के लिए या उसके खिलाफ कुछ बोलने के लिए उसके दिमाग में कुछ भरा जाता है बच्चे के। जैसे मैंने एक केस में देखा कि उसमें बेटी आई है उनकी, तो बेटी ने बोल दिया तो पापा की गोद में ही नहीं जाऊंगी, पापा नहीं, मेरे को तो इनके साथ रहना ही नहीं है। अब जो 7-8 साल का बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा, उसको इस चीज़ की कोई समझ नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे माता पिता के साथ। पर जब आप उसको एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं तो उस बच्चे की मानसिक सेहत के लिए वो उसको कितना प्रभाव करता है ये उसके माता पिता नहीं सोच सकते।
मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में आज भी जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी की प्रायोरिटी ही नहीं होती, किसी की प्राथमिकता ही नहीं होती है कि एक मानसिक स्वास्थ्य भी एक चीज होती है जिस पे हमको ध्यान देना है। तो आज भी बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत गलत होती है। एक ऐसा ही एक केस आया जिसमें बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था, 16-17 साल का था। तो उसके पिताजी ने उसको अपनी माँ के खिलाफ इतना भड़का दिया कि एक दिन उसने अपनी माँ को ही मतलब मार दिया। माँ उसकी बेहोश हो गई, माँ को सर में चोट लग गई, सड़क पे गिर गई, चोट लग गई उनको काफ़ी सारी, खून निकलने लग गया। अपने कुत्ते को मार दिया घर में जान से। वो बच्चा क्योंकि दोनों माँ बाप के बीच में ये सब देखते 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 इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि उसका नेचर ही हिंसक हो गया। हमने उससे बात करने की कोशिश करी, काउंसलिंग कराई, तो उनको भी उसने धमकी दी कि तुमको मार दूंगा, तुम जानते नहीं हो। तो अगर एक 16 साल का बच्चा ऐसा कह रहा है तो अब ये सोचिए कि वो अपने माँ बाप के जो भी रिलेशन में जो तनाव होगा उससे कितना प्रभावित हुआ होगा कि जो उसकी मानसिक स्वास्थ्य ऐसा हो गया है कि वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जो हमारे रिश्ते होते हैं उनमें जो तनाव होता है उसका बच्चों पे जो असर पड़ रहा है और प्रभाव पड़ रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं होती है, ना उसके लिए कोई कानून है। तो इसमें थोड़ा अगर कुछ लोगों को मतलब इस चीज़ को लेके थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, सहिष्णुता अपने में उत्पन्न करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारे न्याय प्रणाली में कानून सब है, बट थोड़ा काउंसलिंग और इस पे हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिश्ते तोड़ने से की जगह रिश्ते बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे केसेस जहाँ पर बिल्कुल भी हस्बैंड वाइफ में कोई पैचअप नहीं हो सकता, तो उस केसेस में फिर बच्चों को देखिए किस मैम, तरीके उसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा आपका कोई केस हो ही गया, पहले तो मैं यही बोलूँगी काउंसलिंग की, मीडिएशन की हमको कोशिश करनी चाहिए। पर अगर ऐसा कुछ संभव नहीं है और हमारा रिलेशन ऐसा हो गया है कि इसमें बचाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर हम इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही है इस प्रकार की कि हम इसमें नहीं रह सकते, तो उसमें कानून का आप सहारा लें, पर ईमानदारी से लें। कानून का उपयोग करें पर दुरुपयोग ना करें। ये कानून समाज के लिए बना है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है। कानून का सही उपयोग होगा तभी एक समाज सही से चल पाएगा। मैम, कितने परसेंट केसेस ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल्स के साथ अन्याय हो रहा है और कितने परसेंट ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मेल्स के साथ अन्याय हो रहा है? मैम, इसका कोई ऐसा डेटा नहीं है, पर आज की डेट में ज़्यादा केसेस फीमेल्स द्वारा ही, मतलब अगर मैं बोलूँ दुरुपयोग किया जा रहा है या ऐसे घरेलू हिंसा के और मेंटेनेंस के केसेस जो किए जा रहे हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स के द्वारा किए जा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारा कानून है उसमें फीमेल्स के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, जबकि मेल्स के लिए बहुत लिमिटेड रेमेडीज़ हैं। अगर कोई मेल कुछ करना भी चाहे तो हमारे कानून में उसकी व्यवस्था नहीं है। बहुत लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं मेल्स को, और ज़्यादातर राइट्स जितने भी हैं अधिकार वो सारे फीमेल्स को दिए गए हैं। मैम, आजकल ग्रे डिवोर्स का बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ रहा है ना, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? पहले तो मैम देखिए, ग्रे डिवोर्स क्या होता है, जब आप एक एडवांस एज में डिवोर्स लेते हैं, जैसे कि आप जब 50 साल से या 60 साल की उम्र से ज़्यादा के आप कपल हैं तब आप डिवोर्स लेते हैं, तो उसको हम ग्रे डिवोर्स बोलते हैं। देखिए, ग्रे डिवोर्स जो बढ़ रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका सबसे पहला जो कारण मुझे लगता है कि जब एक बार आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं उस एज तक और बच्चे बाहर जाके रहने लगते हैं, चाहे सेटल नहीं भी हुए, बाहर जाके कहीं जॉब करने लगते, रहने लगते हैं, तो एक तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो इंगेजमेंट जिस बच्चे के थ्रू आप साथ में जुड़े थे, वो कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। फिर जब आप इतने साल बाद अकेले रहने लगते हैं तो जो आपके पहले के जो डिफरेंसेस थे, पहले के जो तनाव थे, वो वापस उभर कर आते हैं। तब तक आप सब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए रहते हैं,
उस एज तक। और उस एज में आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमने जीवन भर तो ऐसे ही रह लिया, अब तो कम से कम हम अपने हिसाब से अपना बाकी का बचा कुचा जीवन व्यतीत करें। तो इन कारणों की वजह से ये सब बढ़ रहे हैं। और मेन कारण सारे डिवोर्स, चाहे वो ग्रे डिवोर्स हो कोई भी हो, उसका बढ़ने का ये कि हमारे सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है इन चीज़ों को लेके। पहले के डिवोर्स लेंगे सोशल स्टिग्मा होता था, जिसमें हमारा समाज या सोसाइटी फ्राउन अपॉन करता था, अच्छे नज़र से उसको चीज़ को नहीं देखा जाता था। तो भी बहुत बार लोग भले ही उस विवाह में खुश नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी उसको चलाते थे। पर ये सोशल स्टिग्मा अब जो डिवोर्स के साथ अटैच था वो काफ़ी कम हो गया है, और स्पेशली औरतों के लिए। औरत पहले कभी ऐसा नहीं सोचती थी, कोई भी महिला ऐसा नहीं सोचती थी कि भाई मैं अपने पति से अलग होके अकेले रहने लग जाऊं, क्योंकि उसको हमारा समाज अपनाता नहीं था। पर अब समाज में भी एक्सेप्टेंस है, सब जगह एक्सेप्टेंस है, तो लोगों को ये चीज़ बहुत इजी लगने लग गई है। इसलिए चाहे वो ग्रे डाइवोर्स हो या कोई भी और दूसरे प्रकार का डाइवोर्स हो, सब में रेट और उनका होने की जो स्पीड है वो सब बढ़ गई है। मैम आजकल फॉल्स केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं जी है ना, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम देखिए, फॉल्स केसेस बढ़ने के ना बहुत सारे कारण हैं। फॉल्स केसेस अब देखिएगा ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस के, ज़्यादातर यही केसेस बढ़ रहे हैं। उसके कारण ये, एक तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारे लॉज हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा फेवर करते हैं। उसके अलावा जो उनको एडवाइस मिल रही है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है वो एडवाइस सही नहीं मिल रही है। हमारे भी क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप पहले आपसी बात करके देखो, समझौता हो जाए तो वो करके देखो, क्योंकि आप कोर्ट में केस जाओगे, सालों साल केस चलेगा, आप भी मेंटल स्ट्रेस में आओगे, आपके हस्बैंड भी आएंगे, जो भी मतलब दोनों ही कपल आएंगे, बच्चे हैं तो बच्चे आएंगे, फैमिली है तो फैमिली भी आती है, वो स्ट्रेस अकेले का नहीं होता। तो हम हमेशा इनिशियली एडवाइस करते हैं कि आप ये सब ना करें। अगर बिल्कुल ही ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज नहीं हो गया तो थोड़ा भी स्कोप है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या आपसी बात करने से कुछ सुधर सकती है स्थिति, तो आप वो करें। पर अब इसको अब आप मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो एडवाइस क्या दी जाती है ज़्यादातर, ये भी केस कर दो, ये भी केस कर दो, देख लेंगे। एक इकोनॉमिकल पैकेज बन गया है, जैसे एक टूर पैकेज बनता है ना, वैसे वकील भी एक पैकेज बनाते हैं आजकल कि आपका, हालांकि मेरे प्रोफेशन की बात है तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। एक पूरा टूर पैकेज टाइप का एक ये पैकेज बनता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, मेंटेनेंस का केस, डाइवोर्स का केस, पूरे पैकेज के इतने पैसे हैं। तो अगर आप गलती से गलत जगह एडवाइस लेने चले गए, चाहे वो वकील हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो आपका ही कोई फैमिली हो या कोई और फ्रेंड हो, तो वो आपको बोलते हैं अरे ये क्या है, ऐसा करना चाहिए। तो आज की डेट में आप थोड़ा बेयर कर लो, ऐसी कोई एडवाइस नहीं देता है कि आप थोड़ा बेयर करके, बात करके, काउंसलिंग करके इस चीज़ को निपटा सकते हो। बहुत सारी, मुझे क्योंकि लगता है कि जो मैंने अपने प्रोफेशन में देखा है, बहुत सारी शादियाँ ऐसी हैं जिनको अगर सही टाइम पे काउंसलिंग मिल जाती है, मीडिएशन मिल जाती है, तो सही हो जाती है और बच जाती है। पर क्योंकि उनको एडवाइस ऐसी दी जाती है और इस तरह से उनको उत्तेजित किया जाता है कि क्यों सहना है ये सब, तुम तो अपने स्वतंत्र हो, तुम्हारा जीवन है, जीवन में खुश नहीं हो तो क्या मतलब है जीवन का। इस तरह की जब आपको सलाह दी जाती है तो इंसान के, कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में ये बात आ जाती है कि मेरे को तो इसमें अब नहीं ही रहना है, इस संबंध में। और ये जो हमारे समाज में आजकल जो विवाह जितने भी विच्छेदित हो रहे हैं, उनका मुख्य कारण यही बन गया है। तो अगर आपको सही सलाह दी जाए तो आप बहुत सारे विवाहों को कायम करा जा सकता है, बचाया जा सकता है। पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि
अगर आपके साथ बहुत कुछ प्रताड़ना हो रही है तो आप उसको सहें, ये भी सही चीज़ नहीं है। अगर वास्तविकता में ऐसी कोई आपके साथ स्थिति है कि जिसमें आप अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं और जिसमें आप नहीं रह सकते, जिसमें आपको जान का खतरा है, या आपको लगता है कि मैं जीवन भर में मेरी स्थिति नहीं सुधरेगी, तो आप उसमें ज़रूर कानून का सहारा लें। पर आजकल बहुत सारे, जिनको हम बोलते हैं ना ट्रिवियल इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर भी संबंध टूट रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इनटॉलरेंस का नतीजा है, हमारी इमेच्योरिटी दिखाते हैं। और क्योंकि फैमिली का एक जो पहले मॉडल होता था कि हम फैमिली में हैं, एक फैमिली के साथ रहना है, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, एक समाज का प्रेशर होता था, उससे हम काफ़ी उभर गए हैं, तो उसका भी नतीजा है। ऐसे कौन से लॉज हैं मैम जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए? मैम देखिए, मेरे हिसाब से तो हर भारतीय को अपने जो मुख्य अधिकार हैं और जो हमारे जो मेन मेन कानून हैं वो सबको पता होने चाहिए। कम से कम बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए। हमारे कानून में भी कहा गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप कोर्ट में आके बोले कि मेरे को तो इस कानून के बारे में पता ही नहीं था, तो कोर्ट आपको नहीं इस पे ग्राउंड पे छोड़ेगी, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो आपको जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे राष्ट्र का जो कानून है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप डाइवोर्स से रिलेटेड बात करें, तो डाइवोर्स से रिलेटेड हमारे, अगर हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम हैं आप तो मुस्लिम लॉज हमारे अलग हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा एक्ट नहीं है, उनके अपने हिसाब से कानून चलता है, तो उनके अपने कानून हैं। बाकी हमारे इसमें सीपीसी में लॉज हैं, जो हमारी भारतीय बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता है जो है, उसमें भी लॉज हैं इससे रिलेटेड। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। तो ये सारे तमाम कानून हैं जो डाइवोर्स और तलाक से संबंधित हमारे देश में है। मैम, एक लॉयर अपने प्रोफेशन में अपने क्लाइंट को जिताने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक फेक सिनेरियो बनाते हैं। तो क्या ये सही है? मतलब ये क्या प्रोफेशनल एथिक्स में आता है? मैम देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो बिल्कुल, आप किसी को अगर डिफेम कर रहे हैं या किसी की मानहानि कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं आती। पर हाँ, ये बिल्कुल सही है कहना कि एक कहानी तो आपको बनानी ही पड़ेगी। अब वो कहानी ज़रूरी नहीं है वकील की हो, कहानी तो क्लाइंट लेके आएगा ना, वही बताएगा ना उसके साथ क्या हुआ। वकील तो आप जैसे देखिए, डॉक्टर है, डॉक्टर की टेबल पे कोई पेशेंट है, तो उसके प्रोफेशनल एथिक्स में क्या आता है? पेशेंट को बचाना, चाहे वो मर्डरर हो चाहे टेररिस्ट हो। डॉक्टर तो नहीं चूज करता ना कि मेरे को इसको बचाना है या नहीं बचाना है। डॉक्टर क्या देखता है? पेशेंट देखता है, कौन है ये नहीं देखता। गैंगस्टर भी हो सकता है, 10 मर्डर करके आया होगा, पर डॉक्टर तो उसको बचाएगा ना। तो वैसे ही वकील का काम है वो अपने क्लाइंट की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना। जज करना वकील का काम नहीं है, उसके लिए कोर्ट्स है, न्यायालय जज करेगा। हम क्लाइंट को जज नहीं करेंगे, हम तो उसको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके लिए हमको जो करना पड़े। सही है गलत है वो न्यायालय का अधिकार है। पर इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं क्या मैम, जिसमें फॉल्स सिनेरियो बनाया जाता है जस्ट टू मेक क्लाइंट विन? मैम देखिए, हमको तो जो कहानी बनानी पड़ेगी हम बनाएंगे, और ऐसा नहीं है, एथिकल प्रैक्टिस होती है, कोई अनएथिकल नहीं होता है। पर मैं तो अपने बारे में बोल सकती हूँ, सबकी गारंटी मैं ले नहीं सकती, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। पर हाँ, एक ज़रूर अपने क्लाइंट को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से हम एक केस तैयार करते हैं। कहानी मैं नहीं बोलूँगी, कहानी एक काल्पनिक चीज़ होती है। केस जो होता है वो तथ्यों पे आधारित होता है। तो हमारे पास सामने जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, उनके हिसाब से हम अपने क्लाइंट का जो हम बेस्ट केस तैयार कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हमारा काम है उसको सबसे
अच्छा जो हम प्रतिनिधित्व दे सकते हैं वो देना। सही और गलत का निर्णय हम नहीं करते, उसके लिए जज है, न्यायालय है। एलिमनी क्या है मैम? इंडियन लॉज में से कैसे डिफाइन करते हैं? मैम एलिमनी कुछ नहीं है, बस एक मेंटेनेंस है जो कि सिर्फ वाइफ के लिए नहीं होती है, अपने माता पिता के लिए भी होती है। और हमारे कानून में लिखा गया है कि हर इंसान जो काम करता है, पुरुष, वो अपने माँ, बीवी और बच्चों का भरण पोषण और पालन करेगा। अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए हमारे देश में कानून है कि जिसमें वो जाके अपना भरण पोषण मांग सकते हैं। मैम जैसे फॉल्स केसेस लगाकर ना लड़कों को प्रेशराइज किया जाता है फॉर एलिमनी, थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे? मैम देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि उस पर, देखिए एलिमनी का अधिकार है, अगर आपकी वाइफ खुद से, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, स्वतंत्र, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है और उनकी एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपका वो दायित्व है कि आप अपनी वाइफ को मेंटेन करें भारतीय कानून के हिसाब से। और इसीलिए जो औरतें हैं वो मेंटेनेंस क्लेम करने, या जो आप एलिमनी बोल रहे हैं, एलिमनी असल में वेस्टर्न और अमेरिकन टर्म है, हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस बोला जाता है इसको। तो वो कोर्ट में इसलिए उसको क्लेम करने जाती हैं। ये हम जो हमारी BNSS मैंने आपको बताया उसके अंडर भी क्लेम करी जाती है और हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर भी क्लेम करी जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंडर क्लेम की जाती है और BNSS के सेक्शन 144 के अंडर क्लेम की जाती है। तो ये अधिकार है वाइफ का। पर अगर आपको लगता है किसी पुरुष को कि वाइफ गलत तरीके से उससे एलिमनी मांग रही है, मेंटेनेंस मांग रही है या ज़्यादा मांग रही है, तो उसके लिए आपके पास उपचार है। आप कोर्ट में जाके अपना इनकम बताएं, अकाउंट स्टेटमेंट दें कि भाई मैं तो इतना ही कमाता हूँ, मेरी से ज़्यादा वो नहीं है। आपके और आपके वाइफ के बीच में जो बातचीत हुई है उसका आप रिकॉर्ड रखें, कल को कोर्ट में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। भाई बहुत सारे केसेस में, क्योंकि आजकल वाइफ प्रताड़ना करती है, वाइफ प्रताड़ित कर रही है, पुरुष पीड़ित हो रहे हैं, तो उसमें आप रिकॉर्ड रखें, ठीक है, कि मेरी वाइफ ने मुझसे क्या, किस रूप से मुझे प्रताड़ित किया। वाइफ की अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो आप उसका रिकॉर्ड रखें और आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि जो आप मेंटेनेंस इनको ग्रांट करी जाए वो एक रीजनेबल करी जाए, या फिर आप वन टाइम मेंटेनेंस दे सकते हैं आजीवन की, जो कि आप आपसी समझौते से तय कर सकते हैं कि हम आपको एक बार देंगे, हम आजीवन आपको मासिक रूप से मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम एक मुश्त आपको दे देंगे। तो ये सारे उपचार पुरुषों के पास हैं। लास्ट ईयर एक केस हुआ था ना, बेंगलुरु के एक AI इंजीनियर थे, जी जी जी, अतुल सुभाष जी है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। और जी उनकी जो वाइफ है, उन्होंने उन पर तरह तरह के फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, जी, है ना मैम? और उन्होंने मतलब एंड में जाके जब उन्हें कानून से कुछ भी न्याय नहीं मिला तो अपनी जान दे दी, है ना? तो ऐसे केसेस हैं, कई है कि हाईलाइट नहीं हो पाते। बिल्कुल। उस केसेस में पुरुष जो हैं वो किस तरीके से कानून का सहारा ले सकते हैं मैम? देखिए मैम, जो कानून है वो तो अपनी गति से ही चलेगा, सिंपल सी चीज़ है। हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ओवरबर्डनड है। हर जज के पास इतने केसेस हैं कि जितने वो दिन में सुन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए तो प्रशासन को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल केस भी हमारे यहाँ कोई मान के चलता है कि 4-5 साल तो चलेगा ही, जो कि चलना नहीं चाहिए। क्योंकि एक कानून में एक सिंपल टर्म है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको न्याय जल्दी नहीं मिल रहा है, देर से मिल रहा है, तो किस बात का न्याय है? पर क्योंकि हमारी जुडिशरी इतनी ओवरबर्डनड है, जजेस की कमी है, एक जज के ऊपर इतना बर्डन है कि वो चाह के भी नहीं उनको सुन सकता है। आपने जो आप मुझे केस बता रहे हैं, वैसे ही आपने बहुत सारे जज लोग के केस भी सुने होंगे, उनके इंटरव्यू सुने होंगे कि हम नहीं कर सकते। तो बहुत ओवरबर्डनड है। उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी अर्जेंसी है और बहुत डिले हो रहा है इस केस में, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप स्पीडी ट्रायल के एक
ऑर्डर लेके आ सकते हैं कि मेरे केस को जल्दी जल्दी सुना जाए, पर उसके लिए आपको वहाँ पे जाके अपने आधार और ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे हाई कोर्ट में कि इन आधारों पे मुझे जल्दी सुना जाए। तो कानून है, रेमेडीज भी है, आप सही कानूनी सलाह लें और थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। ओके मैम, केस फाइल करते हुए ना मतलब आपके प्रैक्टिस में आपने देखा होगा, मतलब किस प्रकार के झूठे आरोप लगाए जाते हैं घरेलू हिंसा के? देखिए, ज़्यादातर जो झूठे आरोप लगाते हैं, आपने खुद ही अपने सवाल में ही जवाब दे दिया, ज़्यादातर झूठे आरोप हाँ, किस घरेलू हिंसा के ही लगाए जाते हैं। हम्म, उसके अलावा मेंटेनेंस के लगाए जाते हैं, प्रताड़ना के लगाए जाते हैं। हम्म, तो देखिए मैम, आरोप लगाना एक चीज़ है और उनको साबित करना अलग चीज़ है। बहुत सारे केसेस, ज़्यादातर केसेस जो मैंने देखे उनमें आरोप लगाए जाते हैं, पर जब वो केस चलते हैं आखिर में वो केस सारे खारिज हो जाते हैं मुकदमे। क्योंकि आरोप तो आपने लगाया परेशान करने के लिए, आपका एम घरेलू हिंसा का केस जीतना नहीं था, आपका एम था अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज को 4-5 साल कोर्ट में लाके परेशान करने का। घरेलू हिंसा के केस में तुरंत अरेस्ट भी हो जाते हैं लोग, तो आपने अपने इन लॉज को, हस्बैंड को जेल भी भेज दिया कुछ दिन, आपने 4-5 साल केस भी चला दिया, तो आपका कभी एम था ही नहीं केस जीतना। आपका एम था बस उनको प्रताड़ित करना, प्रेशर बनाना। क्यों? क्योंकि घरेलू हिंसा का जब केस चलेगा तो आप ज़्यादा मेंटेनेंस मांग सकते हैं कि आप मेंटेनेंस दे दो, डाइवोर्स दे दो, इतने पैसे दे दो, हम घरेलू हिंसा का विड्रॉ कर देंगे। घरेलू हिंसा का जो केस है उसका नेचर है क्रिमिनल, जो मेंटेनेंस के केस होते हैं वो होते हैं सिविल नेचर के। तो ये सारी एक, जैसे मैंने आपको बताया, पैकेज होता है, प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं, वो सब हैं। बट बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी होते हैं जिनमें वास्तव में घरेलू हिंसा होती है। तो भले ही हमारे न्याय प्रणाली में बहुत बार देर हो जाती है न्याय देने में, पर ये है कि अगर आपको प्रोसीजर इसलिए इतने सारे बनाए गए हैं, इतनी सारी प्रक्रियाएं इसलिए बनाई गई है कि भले ही देर हो पर किसी निर्दोष को कभी सजा ना हो, इसलिए इतनी सारी स्टेजेस बनाई गई हैं कि उसको अच्छे से मुकदमे को सुना जाए, उसको इवैल्यूएट किया जाए और अच्छे से एडजुडिकेट किया जाए। क्योंकि भले ही 10 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा हो गई, वो ज़्यादा सीरियस चीज़ है। घरेलू हिंसा में महिलाओं द्वारा लगाए जाते हैं या पुरुष भी लगाते हैं? देखिए मैम, जो हमारा एक्ट है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें तो महिलाओं को ही अधिकार है केस करने का। पर अगर किसी पुरुष के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो हमारे भारतीय न्याय संहिता के जो और कानून हैं, जो जनरल सबके लिए अवेलेबल हैं, चाहे डोमेस्टिक हो नहीं हो, उनके अंतर्गत वो रिलीफ सीख कर सकते हैं। और अगर सपोज वो महिला गलत साबित हो जाती है तो क्या उनके खिलाफ उसका कुछ कोई कार्रवाई? ऐसे कोई कार्रवाई नहीं है हमारे कानून में। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने गलत केस कर दिया तो उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, कोर्ट में झूठे बयान देने के लिए कानून है, किसी पे झूठे आरोप लगाने के लिए कानून है, बट कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। वो आपके जो हमारे ट्रेडिशनल जो लॉज हैं, जो पूरे समाज के लिए एप्लीकेबल हैं, कि अगर आप मेरे पे घरेलू हिंसा के बाहर भी, मतलब अगर कोई भी, अगर आप भी मुझ पे कुछ आरोप झूठा लगाएं तो मैं उसमें जा सकती हूँ, तो वही अवेलेबल है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का राइट सिर्फ फीमेल्स को ही मिला है? हाँ जी। अच्छा, अभी तक मेल्स को कुछ नहीं है? नहीं, एक्ट का नाम ही है प्रोहिबिशन ऑफ, नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। मेल्स के लिए नहीं है? नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस मेल्स के साथ अभी तो होती ही नहीं थी। ये एक्ट मैम देखिए आज की डेट से नहीं बने हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, बाद 2005 में एक्ट बना। क्यों बना? क्योंकि 50-60 साल में जो चीज़ देखी गई और उससे पहले से जो ट्रेंड्स देखे आ रहे थे उसके हिसाब से एक्ट बना। अब अगर औरतों का मिसयूज करने का ये ट्रेंड चलता रहेगा तो एक्ट में संशोधन भी आ जाएगा। पर जो है न्याय प्रणाली इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतनी जल्दी चेंज करेंगे तो न्याय में, कानून में कोई स्थिरता ही नहीं रहेगी।
पर जिस तरीके से सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मेल्स में भी ना, जी। तो कुछ संशोधन आई थिंक होना चाहिए इसमें, अब मैम कॉन्स्टिट्यूशन ये में। इसके लिए तो मैं नहीं कह सकती, इसके लिए तो जो हमारा लेजिस्लेचर है वही बताएगा, या जो हमारे न्यायालय हैं वही बताएंगे कि क्या ज़रूरत है। पर आज भी इतने केसेस नहीं हुए हैं कि इसमें मुझे जो लगता है कि संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी ज़्यादातर केसेस में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, और जो कोर्ट आ रही हैं वो अलग है, बट जो ज़्यादातर जो अधिकतर पीड़ित महिलाएं हैं वो आज भी कानून का सहारा नहीं ले रही हैं, वो आज भी उसको सह रही हैं, और उनके केस आज भी हमारे सामने नहीं आते हैं। जो डेली बेसिस पे घरेलू हिंसा महसूस कर रही हैं और उसको फेस कर रही हैं, वो महिलाएं आज भी समाज में सामने नहीं आ रही हैं। तो जब तक ये कानून उन महिलाओं तक नहीं पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता इसमें संशोधन की जरूरत है। कारण यही है ना कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लॉज के बारे में पता ही नहीं मैम, इसके अलावा ये भी है कि हर किसी के पास इतना समय नहीं है। हमारे देश में आज भी आर्थिक लोग से लोग बहुत अक्षम है। वो अपने दिन की रोटी का ही कमाने में, जो वीकर सेक्शंस आप देखें तो अपनी शाम तक की रोटी के लिए ही और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इतना काम करते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो न्यायालय जाएं या न्याय प्रणाली का सहारा लें या वहाँ पे पैसा खर्चा कर पाएं। उनको आज भी चोट लगती है घरेलू हिंसा के बाद, वो अस्पताल भी नहीं जाते हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है, ना समय है। तो मेन पीड़ित तो वो लोग हैं। अगर कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग भी कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो 90, मुझे लगता है 1% या 2% महिलाएं जो दुरुपयोग कर रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं आज भी इस कानून का संरक्षण नहीं ले पा रही हैं। तो खाली 1-2% के दुरुपयोग की वजह से हम उनका अधिकार भी ख़त्म कर दें, तो ये मेरे हिसाब में बिल्कुल सही नहीं है। मैम, लिव इन रिलेशनशिप, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये एक कारण हो सकता है कपल्स की रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज जो आ रहे हैं? मैम देखिए, लिव इन रिलेशन जो है उसको तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी, उच्चतम न्यायालय रिकॉग्नाइज करता है, और मेरे हिसाब से उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो चॉइस है लोगों की। इसको हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्निशन दिया है कि हर किसी को, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि हर किसी को ये फ्रीडम है कि वो अपने पसंद के पार्टनर के साथ रहे, भले ही वो मैरिटल रिलेशन हो या ना हो। तो ये इंसान की चॉइस है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कमिटमेंट से बचते हैं, या आप जैसा बोल रहे थे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गई है, लोगों के थॉट प्रोसेस बदल गए हैं। बहुत सारे लोग शादी में नहीं करना चाहते, उनको कमिटमेंट इश्यूज हैं, या डरते हैं कल को ये सब चीज़ें हमको फेस करनी पड़ेंगी, केसेस फेस करने पड़ेंगे, जो भी वजह होती है, पर ये लोगों की पर्सनल चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकग्नाइज किया है, और कुछ हद तक लिव इन रिलेशंस में कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के लिव इन रिलेशंस को रिकग्नाइज करती है वो हैं जिनमें जो एक नेचर ऑफ मैरिज की तरह हो। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते भर रह रहे हैं या 2 दिन रह रहे हैं, 1 नाइट स्टैंड कर रहे हैं और उसको आप लिव इन रिलेशन मान लें। लिव इन रिलेशन जिसको कोर्ट ने रिकग्नाइज किया वो हैं जो शादीशुदा और एक वैवाहिक रिलेशन की तरह हो, यानी कि आप साथ में वैसे ही रहते हो जैसे एक शादीशुदा लोग रहते हैं। आपका समाज में उठना बैठना, सोशल रिलेशन जैसे हों, पार्टीज़ में आना जाना। आपके सेक्सुअल रिलेशंस वैसे हों कि जैसे एक वैवाहिक दाम्पत्य के होते हैं। आपके घर के रिलेशन ऐसे हों कि जैसे हाउस होल्ड में पति पत्नी घर का खर्चा चलाते हैं, मिलके साफ सफाई करते हैं, ये करते हैं। तो एक जो नेचर ऑफ मैरिज वाले जो रिलेशंस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, और उसमें काफ़ी हद तक कानूनी अधिकार भी दिए हैं। जैसे लिव इन रिलेशन में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उसको प्रोटेक्शन दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। लिव इन रिलेशन में अगर आपके बच्चे हो रहे हैं तो उनको लेजिटिमेट माना गया है, वो नाजायज़ नहीं होंगे, वो जायज़ ही होंगे। पर लिव इन रिलेशन में आपके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है,
हालांकि अगर आपने दोनों ने मिलके उस रिलेशनशिप के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसमें आप लोग के अधिकार रहेंगे, पर आपको बताना पड़ेगा कि हमने इसमें मिलके खरीदी, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि दोनों का हमारा पैसा इसमें लगा है। तो ये सब अधिकार लिव इन रिलेशन में दिए गए हैं। अब उत्तराखंड हमारा ऐसा पहला राज्य है कि जिसने लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब से यहाँ पे लागू हुआ है तो उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो गया है। तो मैम करा रहे हैं फिर आप कपल्स वगैरह अपना रजिस्ट्रेशन? मैम मेरे पास तो ऐसा कोई केस नहीं आया, पर जरूर करा ही रहे होंगे। ओके। डिवोर्स को लेकर मैम हमारे इंडियन लॉज में कुछ बदलाव होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हम देखिए, हमारे जो लॉज हैं उनमें काफ़ी टाइम से डिवोर्स को लेके जो लॉज हैं उनमें काफ़ी टाइम से तो कोई बदलाव आया नहीं है। काउंसलिंग मीडिएशन के उनमें है ऑलरेडी प्रोविज़न, बट मुझे लगता है कि उसको थोड़ा और चेंज करके थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि काउंसलिंग प्रॉपर एक जो सर्टिफाइड काउंसलर है या जो साइकोलॉजिस्ट है या जो थेरेपिस्ट है, मेंटल थेरेपिस्ट, उसके द्वारा की जाए। अभी ऐसा मतलब जो काउंसलिंग होती है आज की डेट में उसमें ऐसे कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग पे थोड़ा और फोकस देना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनकी भी काउंसलिंग और उनकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। उपलब्धि मैम, आज का हम पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। जी मन तो नहीं कर रहा है बिकॉज समय की शॉर्टेज की वजह से हमें यहीं पे करना पड़ेगा कंक्लूड। एंड थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आने के लिए, और हमें आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे लॉस के बारे में, राइट्स के बारे में, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। और बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ मैम। शुक्रिया तो आपका भी, आपने अवसर दिया और दोबारा हम मिलते रहें। बिल्कुल मैम, हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत जल्द आपके साथ। आज उपलब्धि मैम के द्वारा हमें इंडियन लॉज, हमारे राइट्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। मैम ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या उसके रीज़न्स हैं, कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके का काफ़ी केसेस मैम ने हमसे डिस्कस किए हैं, और अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।